हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार, करंटली आई एम परसुइंग माय थर्ड फेमस। आज का जो ये वीडियो, इस वीडियो में तुम्हें ये बता रहा हूँ नीट 2024 और 25 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने बहुत सारे टॉपर से ये सुना है कि यार वो एनसीईआरटी पढ़ के नीट क्रैक कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ के 360 ला लिए, एनसीईआरटी पढ़ के 170 180 नंबर ला लिए फिजिक्स केमिस्ट्री में। इसके पीछे रियलिटी क्या है, आखिर वो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं, क्या अप्रोच होता है, कैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, हर एक बात ना इस वीडियो में तुम्हें तोड़ के बताऊंगा। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट चाहिए, छोटा सा रिक्वेस्ट, वो तुम्हारे ही फायदे के लिए है यार। अगर इस वीडियो को तुम यहाँ से आगे देखोगे, तुमसे बस एक रिक्वेस्ट चाहिए, एटलीस्ट अभी जो मैं बोलूंगा ना उसका 60-70% बात अप्लाई जरूर करना, सो दैट यार ये वीडियो मेरा बनाना सफल हो जाए। यार शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि बेस्ट इफेक्टिव एंड स्मार्ट मेथड क्या है तुम्हारे एनसीईआरटी को पढ़ने का। इस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं कि आखिर तुम्हें एनसीईआरटी कब पढ़ना चाहिए। 4 मिनट लूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं आखिर एनसीईआरटी कब पढ़ना चाहिए। फिजिक्स का जो एनसीईआरटी है ना, मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करता हूं कि फिजिक्स के एनसीईआरटी को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम टीचर से समझ सकते हो, खुद से नहीं समझ सकते हो। और एनसीईआरटी से अगर तुम चाहोगे कि फिजिक्स समझ ले तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा काम है। तुम्हें करना क्या है कि पहले क्लास के लेक्चर, क्लास के टीचर्स को अच्छे से सुनो, क्लास के लेक्चर्स को अच्छे से देखो, क्वेश्चन जो क्लास में टीचर करवा रहे हैं वो अच्छे से करो, नोट्स बनाओ, मल्टीपल रिवीजन करो, अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यूज बना लो, और एट द एंड फाइनल टच देने के लिए फिर आपको वहां पे एनसीईआरटी पढ़ना है। ओवरऑल वीकेंड से कि तुम्हारे तरफ से चैप्टर जब कंप्लीट जैसा महसूस हो जाए, तब जाके एक फाइनल टच देना है तुम्हें एनसीईआरटी को। हाँ, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। यार मेरे पास एनसीईआरटी है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है। फिजिक्स का एनसीईआरटी इज नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी, याद रखना। बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से ऐसा भी सुना है फिजिक्स के एनसीईआरटी में उतना टच नहीं भी दिया, तो बस लास्ट के समय में कुछ पढ़ लिया था और 170 मार्क्स स्कोर करें। फिजिक्स में ये टोटल चैप्टर्स है, इसको तुम एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना। नाम है थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, ग्राफ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे चैप्टर्स है। इसको आप एनसीईआरटी में इफेक्टिवली अच्छे तरीके से पढ़ना। फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी आपको क्लास के साथ साथ पढ़ना है। मतलब क्लास में जब टीचर्स मान लो सॉलिड स्टेट करवा रहे हैं तो आप साथ में क्लास खत्म करने के बाद खुद से भी थोड़ा सॉलिड स्टेट पढ़ के चल जाओ। अगले दिन में क्लास में सॉलिड स्टेट में क्या होगा वो चीज तुम एनसीईआरटी से पढ़ के जा सकते हो। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को क्लास के साथ साथ पढ़ते जाना। फिजिकल केमिस्ट्री में आगे बता रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि क्लास का 12th वाला एनसीईआरटी मैं पर्सनली बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 11th। तो फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को क्लास के साथ साथ पढ़ना है और क्लास 12th में ज्यादा फोकस करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए पहले तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो मोल कॉन्सेप्ट सीख लेना पहले, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद तुम ब्लॉक एलिमेंट में आओगे। देखो ब्लॉक एलिमेंट का मैं तुम्हें बता रहा हूँ रियलिटी। अगर तुम ब्लॉक एलिमेंट को डेली बेसिस पे, मतलब 1/4 चैप्टर को भी अगर तुम एक दिन में पढ़ोगे ना तो आराम से तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म हो जाएगा। अगर तुम ड्रॉपर हो तो आसानी से तुम ब्लॉक एलिमेंट्स को खुद से कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन में मैं एक बच्चे को इंट्रोड्यूस करूंगा, उसने केमिस्ट्री में 165 के अप्रॉक्स मार्क्स लाए और पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद से पढ़ा है, उसके टीचर्स नहीं पढ़ाते। और सेम स्टोरी मेरा भी, तुम्हें पता भी होगा। रीड एनसीईआरटी लाइक बायोलॉजी एनसीईआरटी। ब्लॉक एलिमेंट्स के एनसीईआरटी को तुम्हें बायोलॉजी के एनसीईआरटी की तरह पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आफ्टर कंप्लीटिंग केमिस्ट्री इन क्लासेस। क्लास में जब तुम्हारा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा क्लास में, तब जाके तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ना है तब जब तुम्हारा क्लास का लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर जाके तुम एनसीईआरटी रिवाइज करना शुरू करोगे, ठीक है। देखो क्लास में क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भैया क्या पीडब्ल्यू से हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्लास में टीचर इफेक्टिवली पढ़ा रहे हैं कि नहीं। देखो डाउट में मत रहना, पीडब्ल्यू से सिलेक्शन भी बहुत सारा भी हुआ है। मतलब 700 प्लस स्कोर करने वाले 7 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 650 स्कोर करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो यार पढ़ाई होता है। रिसेंटली अगर तुमने पीडब्ल्यू का बैचेस ज्वाइन नहीं करा तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूँ। ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए एक बैच अभी लॉन्च हुआ है, यकीन 3.0 बैच, जिसका प्राइस 3600 है। अगर आपने यकीन 2.0 ज्वाइन नहीं करा था तो आपको यकीन 3.0 के साथ यकीन 2.0, यकीन 1.0 सारे बैचेस आपको फ्री में मिल जाएंगे। और अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए अर्जुना नीट 2.0, ठीक है, 2024 वाला बैच वो आपके लिए है। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए लक्ष्य बैच है,
ठीक है, दोनों का प्राइस 4200 है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि ये जो यकीन 3.0 बैच जिसका मैंने नाम लिया है उसका क्लासेस 3 जुलाई से स्टार्ट होगा। इस बैचेस में जो क्लासेस होंगे ना, आपका सप्ताह में 6 दिन क्लास होगा और हर रोज आपका 3 लाइव क्लासेस होगा। हर क्लास में आपको डीपीपी मिलेगा, फिर डीपीपी का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा और अच्छे टीचर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में दोनों पार्ट, जूलॉजी बॉटनी, सारे के अच्छे टीचर्स भी मिल जाएंगे आपको। हर बैच में आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, बुक्स जिसको बोलते हैं, तो वो भी आप साथ में परचेज कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट टाइप के मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको उस बुक में मिल जाएगा। किसी भी बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एक कोड यूज कर सकते हो, APR 150, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बुक का भी और बैचेस का भी। फिर बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर एक नीट को पता है कि यार NCERT से आएगा, NCERT से आएगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं पता है कि आखिर NCERT से कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये समझ में आ गया। अब कैसे पढ़ना है ये मैं आगे बता रहा हूँ। तो यार सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आखिर फिजिक्स के NCERT को कैसे पढ़ते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिस्ट दिए थे, उसी में से एक चैप्टर मैंने चुना है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, वैसे है तो इजी, लेकिन ये थ्योरेटिकल चैप्टर है जो NCERT से आता है। मैं तो बता रहा हूँ, देखो ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आता है, एक बार एटलीस्ट पढ़ लेना। ठीक है, कुछ नहीं जाता है तो इंट्रोडक्शन वाला ये पोर्शन तुम पढ़ लोगे। ठीक है, आगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जैसे तुम आगे पढ़ोगे ना तो काफ़ी सारे चैप्टर्स में ऐसा होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन होता है जिसमें तुम्हें कुछ डेरिवेशंस मिलेगा, कुछ फॉर्मूला तुम्हें वहाँ पे दिखेंगे, कुछ ग्राफ दिखेंगे। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इसमें लाइक AC वोल्टेज क्या है, रजिस्टर क्या है, ये सब चीज़ें मेंशन किया गया। ये सब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, ये साइंटिस्ट वगैरह का फिजिक्स में ऐसा कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे तुम देखो कि ये नीचे एक ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ में तुम देखोगे ये ग्राफ आखिर क्या चीज़ का है, समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अ प्योर रजिस्टर द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। मतलब अगर ये ग्राफ तुम्हें लाइक 4 ऑप्शन बना के ऐसा ग्राफ दे दे, ठीक है, पूछे कि ये ग्राफ में जो वोल्टेज और करंट के बीच में है वो फेजेस कैसा है, तो इन फेज है। मतलब मैं बस तुम्हें समझा ये रहा ना कि ये जो ग्राफ होते हैं ना, हर चैप्टर में फिजिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स हैं, तो ग्राफ को तुम्हें समझना जरूरी है और वो चीज तुम NCERT से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। बहुत बार क्या होता है ना, कुछ नए कॉन्सेप्ट होते हैं जो टीचर्स नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन वो NCERT में होता है। जैसे देखो यहाँ पे एक जूल्स हीटिंग, ये बहुत सारे टीचर्स स्किप कर देते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है ये NCERT में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज यू नो जूल्स हीटिंग इज गिवन बाय I² एंड डिपेंड्स ऑन I²। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, बहुत सारे टीचर्स नहीं भी पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ तुम्हें NCERT में मिलेगा। फाइन, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे ये P = I²R, ये तुम NCERT से पता करोगे। फॉर्मूला, डेफिनीशन, जैसे ये डेफिनीशन है, RMS का डेफिनीशन है यहाँ पे। ठीक है, ये डेफिनीशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला, ग्राफ, थ्योरी, डेफिनीशन, कुछ नया चीज़ें तुम्हें NCERT मिलेंगी। और सबसे लास्ट में क्या है ना, NCERT के समरी है, ये समरी को भी तुम पढ़ सकते हो और पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समरी में क्या होता है ना कि बहुत सारे फॉर्मूला तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे, ये फॉर्मूला हो गया, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला मिल जाएंगे। और सबसे लास्ट में ये पोर्शन आता है पॉइंट्स टू पॉन्डर, जो हर एक टॉपर भी बोलते हैं कि ये पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ लेना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स टू पॉन्डर होता है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में ये पॉइंट्स टू पॉन्डर। और भैया क्वेश्चंस का तो NCERT के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इन चैप्टर वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस हो गए, तो ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व जरूर कर लेना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नीट में बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम फिजिक्स के NCERT को पढ़ सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ केमिस्ट्री के NCERT को कैसे पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने बात किया था कि फिजिकल केमिस्ट्री के NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्लास 12th का। तो स्टार्टिंग का एक चैप्टर मैंने लिया है सॉलिड स्टेट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सॉलिड स्टेट को कैसे पढ़ना है। वैसे सर सिमिलरली सारे चैप्टर को इसी प्रकार से पढ़ना है। तो ये जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, इसको आप एक बार 2 बार पढ़ लेना। इसमें तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट लगे पहली बार में ही मार्क कर लेना, फिर दोबारा पढ़ने का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन में बता रहा हूँ, हाँ, थ्योरेटिकल वाला पोर्शन, जहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ दिखेंगे जो याद करने के लिए। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे डिराइव करेंगे, पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा है, वैसे लाइन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, बहुत सारे लाइन्स है। मैं एक लाइन समझा रहा हूँ कि 10 क्रिस्टल्स हैज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर विच मीन्स दैट देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। मतलब क्रिस्टल जो होता है ना, इसमें यहाँ इस लाइन में 2 चीज़ मुझे नया बताया, मतलब 2 कॉन्सेप्ट बताया। एक तो क्रिस्टल का जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट नहीं होता है। शॉर्ट किसका होता है? एमॉर्फस का होता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टल का। एक और चीज़ क्या हमें पता चला कि रेगुलर पैटर्न होता है। तो ये तो चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? टीचर्स तो मे भी पढ़ाते भी है, नहीं भी पढ़ाते हैं, लेकिन अगर इस पॉइंट से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया तो
ये चीज़ हमें एनसीईआरटी से पता चलेगा। एक और पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, वैसे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ग्लास, रबर एंड मेनी पार्टिकल्स डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल व्हेन देयर लिक्विड सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ग्लास, रबर और मेनी प्लास्टिक्स, ये क्रिस्टल नहीं बनते हैं जब इसके लिक्विड को हम सॉलिडिफाई करते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है जो टीचर नहीं पढ़ाते हैं, तुम्हें एनसीईआरटी से मिलेगा। एक और पॉइंट बता रहा हूँ, तुम्हें पता होगा क्वार्ट्ज के बारे में। क्वार्ट्ज जो होता है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक क्वार्ट्ज और एक क्वार्ट्ज ग्लास। लेकिन एक होता है क्रिस्टल और एक होता है एमॉर्फस, ठीक है। तो ये चीज़ मे बी टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन ये चीज़ तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे हो सकता है कि ये डायग्राम उठा के ऑप्शन बना दे कि ये डायग्राम किसका है, कौन क्रिस्टल है, कौन एमॉर्फस है। ये चीज़ तुम्हें एनसीईआरटी से पता चलेगा ना। तो एनसीईआरटी को इस प्रकार से लाइन से पढ़ रहा है मैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना क्रिस्टलाइन के, मिल्की इन अपीयरेंस। ये जो एग्जांपल शायद पहली बार नीट में कभी पूछा भी है कि ग्लास का मिल्की अपीयरेंस होता है, ठीक है, वो क्यों होता है, तो एमॉर्फस नेचर की वजह से। एक और बहुत, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, सॉरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी है। मैं तुम्हें आगे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा और टाइम ले रहा हूँ, ध्यान सुना, बस सुन लेना, बहुत कुछ सिखा दूंगा। पहली चीज़ देखो, जैसे ये डिफेक्ट वाला पोर्शन है, इस डिफेक्ट वाले पोर्शन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना। ये जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स ये तुम्हें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जाम्पल्स तुम्हें फ्रैंकल डिफेक्ट में भी दिए हुए हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट में भी दिए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स समझना। टीचर्स में भी पढ़ाए ना पढ़ाए, कि टीचर्स काम है कॉन्सेप्ट बताना, ठीक है। एक और चीज मैं समझा रहा हूँ, देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसमें क्या है, इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखा दे रहा हूँ। देखो एक चीज दिखा रहा हूँ, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कि 12, 16 एंड 13, 15 ग्रुप्स कंपाउंड, ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो अब तुम्हें पता ही नहीं ये 12, 16 क्या होता है, 13, 15 क्या होता है। अगर मान लो ये नीट में आ गया तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये जो अगर तुम एनसीईआरटी को यहाँ पे पढ़ोगे ना, तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर 12, 16 सॉरी 13, 15 क्या था, 12, 16 क्या था, है ना। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, है ना, बहुत सारे, मतलब बहुत सारा डाटा होता है जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री में छुपा होता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी डाटा है, जितने भी तुम्हें लगते हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट है बट टीचर्स ने नोट्स में नहीं लिखवाया था, तुम्हें एक अप्रोच यहाँ पे बस ये लगाना है कि हो सके तो इस एग्जाम्पल्स को अपने नोट्स में ऐड कर देना। क्योंकि यार एट द एंड तुम्हें नोट्स रिवाइज करना, एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी में से अगर तुम्हें कुछ लगता है कि इंपॉर्टेंट है और उसको बाद में तुम्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, लाइक एग्जाम्पल्स भूल सकते हैं, तो उसको तुम एनसीईआरटी में ऐड कर लेना। यही बात कि भैया क्वेश्चंस का तुमने देखा ना, ये एक यूनिक क्वेश्चन था, नीट में पूछा है, मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से क्या है कि एक बार भी अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में सॉल्व कर लिया। फिर इस प्रकार से तुम्हें केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को अप्रोच करना है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन तो करना है। अब रही बात भैया ऑर्गेनिक एनसीईआरटी को, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो पोर्शन आता है। एक तो ये पोर्शन होता है जिसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन ऑल ये सब चीजें आ जाता है, और एक होता है ये पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल एंड केमिस्ट्री लैब। ये जो चैप्टर है इसको तुम कोशिश करो एटलीस्ट 10 बार पूरे अपना प्रिपरेशन के दौरान में 10 से 12 बार रिवाइज कर ले। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको जाके देख भी लेना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। बस थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी होते हैं इसको तुम्हें कब पढ़ना है, तो टीचर्स का जब लेक्चर हो जाएगा, मतलब टीचर्स तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करवा देंगे, तब जाके ये एनसीईआरटी उठाना और एक चैप्टर को उठाना, ठीक है। हेलो एल्केन्स उठाने के बाद तुम्हें क्या करना है, ये पूरा पढ़ लिए, ये पूरा पढ़ लिए। एट द एंड क्या होता है कि हमारे पास ये बहुत सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें नोमेनक्लेचर होता है और बहुत सारा कन्वर्जन रिएक्शन होता है, और काफी सारे स्टेप रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, काफी सारे स्टेप रिएक्शन होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अगर तुम ड्रॉपर हो तो यार तुम्हारे पास मे बी टाइम नहीं भी मिलेगा, बट करना चाहो तो कर लेना। लेकिन अगर फ्रेशर हो तो तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, मैंने भी करा और बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड में भी काम आ जाएगा, बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस काम आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को अप्रोच कर सकते हो। बायोलॉजी की यार मैंने बहुत बार बताया भी है, वैसे मैं एक वीडियो यहाँ पे पिन कर दे रहा हूँ, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो बायोलॉजी के एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है मैं एक पिन वीडियो यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, उसको जरूर देख लेना उसके लिए, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब लास्ट एक क्वेश्चन है
जो इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ कि भैया हमें एनसीईआरटी के अलावा अदर रिसोर्सेज को यूज़ करना है क्या, लाइक मॉड्यूल हो गया या फिर अदर बुक्स हो गए, तो यस यू कैन यूज़, क्योंकि यार चांस नहीं लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मतलब सब कुछ पढ़ते जाओ, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में तुम्हें लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें का ज़रूरत है, हमें नॉलेज थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, किस वैसे बायोलॉजी में लोग बोलते हैं कि मॉड्यूल नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन यार ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पढ़ना चाहिए ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हें वहाँ से नॉलेज मिलेगा, एनसीईआरटी को मॉड्यूल में खोल के बताए होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि कहीं पे ज़रूरत है तो मॉड्यूल भी ज़रूर पढ़ना, ठीक है। बायोलॉजी के लिए यार वीडियो मैं यहाँ पे पिन कर दे रहा हूँ, पूरा डिटेल मैंने बताया है कि कैसे लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस भी ड्राइव करना है। कुछ बता रहा हूँ कि जब तुम एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो हमेशा कोशिश करना है कि रिवीजन के टाइम को घटाना है। जैसे जैसे तुम रिवीजन के टाइम को धीरे धीरे घटाओगे, लास्ट के समय तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक तुम ये सारे टिप्स, ये सारे टेक्निक्स जो मैंने अभी बताया, ये सारा तरीका को तुम फॉलो करोगे। बस कमेंट्स में बताना कि फॉलो करोगे या नहीं।